हेलो, लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट पोमोडोरो 5। और ये पोमोडोरो में हम पढ़ेंगे लॉज एंड रूल्स जो हमारे 10th स्टैंडर्ड के फिजिक्स में काम आने वाले हैं। तो अभी मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं, तो प्लीज आपका फोकस पूरा बोर्ड पे होना चाहिए और जो चीजें मैं समझा रहा हूं स्टेप बाय स्टेप वो चीजों को लिखना भी आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला लॉ विच इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहला लॉ कौन सा है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये लॉ के बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा बता दिया है कि सबसे पहले लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तभी ही वैलिड है जब मेरे पास एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तभी ही वैलिड है जब मेरे पास एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो। रिफ्लेक्टिंग मतलब जहां पे एक रे ऑफ लाइट गिरे तो टकरा के बाउंस बैक करे। बाउंस बैक करना मतलब जब क्रिकेट आपने खेला होगा तो जब आप बॉल फेंकते हो तो वो बॉल जमीन पे बाउंस करती है, तो वैसा सेम टू सेम चीज ये लाइट के साथ भी होनी चाहिए कि लाइट अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे गिर रही है तो लाइट मेरी बाउंस बैक करनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला कंडीशन कि मेरे पास एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होना चाहिए। अब सबसे पहले क्या होगा कि एक रे ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे इंसिडेंट करेगी, इंसिडेंट करके बाउंस बैक करके चली जाएगी। एक रे इंसिडेंट करेगी ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर और ये सरफेस पे इंसिडेंट करके रे मेरी क्या हो जाएगी? बाउंस बैक। ठीक है, अब कुछ चीजें अपने को पता होनी चाहिए। ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस बनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से उसे मैं कहूंगा नॉर्मल। इसे मैं क्या करूंगा? नॉर्मल। अब सबसे पहले इंसिडेंट लाइट और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा उसे मैं कहूंगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और इंसिडेंट लाइट के बीच में कुछ एंगल बनेगा, वो एंगल को मैं कहूंगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। वैसे ही रिफ्लेक्टेड लाइट और नॉर्मल के बीच में एक एंगल बनेगा, वो एंगल को मैं कहूंगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर से इंसिडेंट लाइट और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा उसे मैं क्या कहूंगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। बहुत बढ़िया। वैसे ही रिफ्लेक्टेड लाइट और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा उसको मैं क्या बोलूंगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। व्हाट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि जो मेरा इंसिडेंट एंगल है एंड जो मेरा रिफ्लेक्टेड एंगल है वो दोनों की वैल्यूज कैसी होगी? सेम। तो सबसे पहला पॉइंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वुड ऑलवेज रिमेन सेम। पहला पॉइंट। अब सेकेंड, ये जो मेरा इंसिडेंट रे है, ये जो मेरा नॉर्मल है एंड ये जो मेरा रिफ्लेक्टेड रे है, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे। प्लेन मतलब पहला एक्सिस एक्स हो जाएगा एंड दूसरा एक्सिस क्या हो जाएगा? वाई। तो ये एक्स वाई एक्सिस को मैं एक प्लेन बोलता हूं। ये एक्स वाई एक्सिस को मैं क्या बोलूंगा? एक प्लेन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि जो मेरा इंसिडेंट लाइट है, जो मेरा रिफ्लेक्टेड लाइट है और ये जो मेरा नॉर्मल है, तीनों एक ही प्लेन में लाई करेगा। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बड़ा ही सिंपल है। सबसे पहला पॉइंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों कैसे हो गए? सेम। ये पहला पॉइंट लिखना चाहिए। एंड सेकंड पॉइंट, जो मेरा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो मेरा नॉर्मल है, तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट आ जाता है, एक्सप्लेन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर ये दो पॉइंट आपने लिख दिए तो आपके 2 मार्क पक्के। ठीक है, तो सिंपल लॉ था। आगे बढ़ते, सेकेंड लॉ कौन सा है? अब सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले एक चीज आपको एकदम याद कर देनी है कि वो रिफ्लेक्शन था पहले वाला एंड दूसरा वाला क्या है? रिफ्रैक्शन। दोनों में फर्क क्या है बताता हूं। सबसे पहले अगर मैं रिफ्लेक्शन की बात करूं तो रिफ्लेक्शन में एक
रिफ्लेक्टिंग सरफेस होना चाहिए, मतलब एक मिरर होना चाहिए या एक स्मूथ सरफेस होना चाहिए जहां पे मेरी लाइट टकराए एंड बाउंस बैक करके चली जाए। बट रिफ्रैक्शन के लिए स्मूथ सरफेस की जरूरत पड़ती नहीं है, हर बार स्मूथ सरफेस की जरूरत पड़ती नहीं है। अब सबसे पहले रिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट इन अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। जब एक लाइट बेंड होती है इन अ ट्रांसपेरेंट मीडियम तो वो प्रोसेस को मैं कहता हूं रिफ्रैक्शन। जब मेरी एक लाइट दूसरे मीडियम में बेंड होती है तो वो प्रोसेस को मैं कहता हूं रिफ्रैक्शन। अब एक चीज याद रखनी है कि रिफ्रैक्शन के लिए मुझे एक ट्रांसपेरेंट मीडियम चाहिए होगा। रिफ्रैक्शन के लिए कैसा मीडियम चाहिए रहेगा? ट्रांसपेरेंट। अब रिफ्रैक्शन तभी ही पॉसिबल है जब मेरे पास दो मीडियम होगा, पहला मीडियम एंड पहले मीडियम से लाइट जा रहा है दूसरे मीडियम में। रिफ्रैक्शन के लिए कितने मीडियम चाहिए? दो। एक है पहला मीडियम जहां पे लाइट इनिशियली है और टकरा के लाइट कौन से मीडियम में जा रहा है, दैट इज सेकेंड मीडियम। ठीक है, तो सबसे पहले एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए और एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रैवल करना चाहिए। जब मेरा लाइट पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करता है तो ये जो मेरी लाइट है वो बेंड होती है। ये जो मेरी लाइट होती है वो क्या होगी? बेंड। और ये बेंडिंग ऑफ लाइट को ही मैं कहूंगा रिफ्रैक्शन। ये बेंडिंग ऑफ लाइट को मैं क्या बोलूंगा? रिफ्रैक्शन। अब तो पहले मैं लॉ समझा देता हूं। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ ट्रू ट्रांसपेरेंट मीडियम। अब ये तो चीज बता दी कि सबसे पहले मुझे एक ट्रांसपेरेंट मीडियम की तो जरूरत है, तो रिफ्रैक्शन तभी ही पॉसिबल है जब मेरे पास एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। इंटरफेस का मतलब है कि जहां पे लाइट टकरा के बेंड होने वाली है, तो आई कैन से दिस इज माई इंटरफेस सरफेस। ठीक है, जहां पे लाइट टकरा के बेंड होने वाली है। ठीक है, ये जो मेरी तीनों रेज होगी वो लाई करेगी सेम प्लेन में। ये जो मेरी तीनों रेज होगी वो लाई करेगी सेम प्लेन में। अब फिर से मुझे बताओ, ये मेरा y एक्सिस होगा, ये मेरा x एक्सिस होगा। ये जो भी रेज है वो एक पर्टिकुलर प्लेन में ही लाई कर रहे हैं। ये जो भी रेज है वो एक पर्टिकुलर प्लेन में ही लाई कर रहे हैं। ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है, एक्स वाई से एक प्लेन बना। तो इफ ये रेज या ये पूरा सेटअप एक मीडियम में ही लाई कर रहा है तो इसलिए यहां पे बोल दिया है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल सारे सेम प्लेन में लाई करने वाले हैं। अब मेन पॉइंट की बात करते हैं। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनेगा दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के साथ जो एंगल बनेगा उसे मैं कहूंगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब फिर से मैं बता देता हूं, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होगा उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलूंगा। नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनेगा दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ये मेरा मीडियम 1 है और नीचे वाला मेरा मीडियम 2 है। अब व्हाट इज स्नेल्स लॉ? तो ये जो मेरा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है उसे ही मैं कहता हूं स्नेल्स लॉ। क्या बोलूंगा मैं इसे? स्नेल्स लॉ। अब स्नेल्स लॉ होता क्या है? तो स्नेल्स लॉ होता है साइन आई अपॉन साइन आर ऑफ एनी मीडियम फॉर एनी टू मीडियम इज ऑलवेज कांस्टेंट। मतलब साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल अपॉन साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल हर बार क्या रहेगा? कांस्टेंट। और आई कैन ऑल्सो राइट दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू refractive index of second medium with respect to refractive index of first medium. Refractive index of second medium with respect to refractive index of first medium. With respect to के बारे में मैंने बता दिया n2 divided by n1.
विद रिस्पेक्ट टू अगर आ जाए तो n2 डिवाइडेड बाय n1, और कुछ ना, इंग्लिश का खेल है बस, ठीक है। एंड ये लॉ को ही हम कहते हैं स्नेल्स लॉ। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों सेम प्लेन पे लाई करेगा, ये तो सिंपल था। और सेकंड, साइन आई बाई साइन आर का रेशियो हर बार कैसा रहेगा, कांस्टेंट, एंड ये कांस्टेंट शुड बी इक्वल्स टू n2 बाई n1, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट स्नेल्स लॉ। अब एक बार देखते हैं और क्या क्या दिया है। तो पहला वाला पार्ट तो सिंपल है कि सारे सेम प्लेन में लाए करेंगे, और ये चीज भी मैंने बता दी कि साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट विच इज इक्वल्स टू n2 बाई n1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ठीक है। और इसी को मैं बोलूंगा स्नेल्स लॉ, ठीक है। अब आगे बढ़ते, हमें पढ़ना है अभी ओम्स लॉ। अब स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है ओम्स लॉ का। तो पहले मैं रीड करता हूं, दी पोटेंशियल डिफरेंस, और सबसे पहले ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉ है जिसने करंट और पोटेंशियल के बारे में बहुत अच्छा रिलेशन दिया है, ठीक है। व्हाट इज ओम्स लॉ? तो सबसे पहले दी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 पॉइंट्स ऑफ द कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब उसका सिंबल होगा V, प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल का सिंबल होता है अल्फा, थोड़ा थोड़ा आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। प्रोपोर्शनल का मतलब हर बार क्या होगा, अल्फा। किससे? करंट से। जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा 2 पॉइंट ऑफ द कंडक्टर, वो हर बार प्रोपोर्शनल होगा किससे? करंट से। करंट क्या होगा? I। फिर से, जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 पॉइंट्स ऑफ द कंडक्टर हर बार प्रोपोर्शनल होगा किससे? करंट से। तो इसको मैं थोड़ा डिकोड करता हूं। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V हो जाएगा, प्रोपोर्शनल मतलब अल्फा, करंट मतलब I। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो एक कांस्टेंट आता है, और ये कांस्टेंट का बड़ा ही प्यारा सा नाम है, आपको याद है? सोचो, ये मैंने लिखा है और इसका सिंबल भी मैंने बताया है। अगर आपने रेजिस्टेंस गेस किया है तो आप बहुत सही हो, और जो ना कर पाए हैं उन्होंने मतलब रिवीजन करके आए नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे R को सब्जेक्ट बनाऊं तो R इज V बाई आई। R मेरा क्या हो जाएगा? V बाई आई। अब मेन चीज, ये जो मेरा रेजिस्टेंस होता है, ये जो मेरा रेजिस्टेंस होता है वो याद रखना है, वो इंडिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट ऑफ करंट एंड वोल्टेज। ये जो मेरा रेजिस्टेंस है ना वो करंट पे डिपेंड करेगा ना ही वो वोल्टेज पे डिपेंड करेगा। अब क्यों? ध्यान से सुनना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर पहला वाला बढ़ेगा तो दूसरा वाला भी वो ही रेशियो में बढ़ेगा। एग्जाम्पल, अगर वोल्टेज 1 यूनिट से बढ़ रहा है तो करंट भी कितने यूनिट से बनेगा? 1 यूनिट से। क्यों? क्योंकि कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट। तो अगर मैं करंट को बढ़ा रहा हूं तो पोटेंशियल भी बढ़ेगा। अब दोनों का रेशियो अगर मैं लूं, V भी बढ़ा, I भी बढ़ा, V भी बढ़ा, I भी बढ़ा, तो दोनों के जो एक्स्ट्रा फैक्टर आया है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। एंड हर बार रेजिस्टेंस एक कंडक्टर का कैसा रहेगा? कांस्टेंट। रेजिस्टेंस एक कंडक्टर का कैसा रहेगा? कांस्टेंट। तो एक चीज गांठ बांध के रख दो कि रेजिस्टेंस ना करंट पे डिपेंड करेगा ना ही वोल्टेज पे डिपेंड करेगा। तो किन चीजों पे वो डिपेंड करता है? तो वो डिपेंड करता है मटेरियल के ऊपर, लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, और वो करता है एरिया के ऊपर। अब वो क्या होता है आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए ओम्स लॉ अपने को याद होना चाहिए। क्या है ओम्स लॉ? कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 पॉइंट्स ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, ठीक है। बट ये पॉइंट याद रहना चाहिए, एग्जाम में भूल जाते हो और मार्क्स चले जाएंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है।
ओम्स लॉ याद कर लो। आगे बढ़ते नेक्स्ट लॉ। अब एक चीज मेरा बताना यहां पे रह गया कि ओम्स लॉ तभी ही वैलिड होगा जब मेरा टेम्परेचर कैसा रहे, कांस्टेंट। टेम्परेचर हर बार कैसा रहना चाहिए, कांस्टेंट। तो जब तुम ये स्टेटमेंट लिखोगे तो वहां पे एक वर्ड जरूर मेंशन करना कि ये सारी चीजें तभी ही पॉसिबल है जब मेरा टेम्परेचर कैसा रहे, कांस्टेंट। ठीक है, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर लिखना जरूरी है। मैंने बताया है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, प्रोपोर्शनैलिटी हटेगा तो कौन आएगा, R। एंड व्हाट इज आर, रेजिस्टेंस। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट और वही कांस्टेंट को मैं बोलूंगा रेजिस्टेंस। आगे ये लोग भूल जाते कि फॉर्मूले कैसे बनेंगे। अगर पोटेंशियल को बनाना है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, करंट के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा और रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा। तो एक ट्राइंगल है VIR। अगर मुझे V को पता लगाना है, अगर मुझे V को पता लगाना है, अगर V पता लगाना है तो I और R मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अगर मुझे I को पता लगाना है तो V और R डिवाइड हो जाएंगे, डिवीजन। और अगर मुझे R को पता लगाना है तो V और I डिवाइड हो जाएंगे। तो दिस इज द स्पेशल ट्राइंगल। अगर कोई फॉर्मूला याद नहीं कर सकता है तो ये ट्राइंगल याद कर लेने का, ऊपर V, यहां पे I और दूसरे साइड R। ठीक है, आगे नेक्स्ट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। मैंने बताया है, एग्जाम्पल मैंने दिया था कि जब तुम हीटर को ऑन करते हो तो जो हीटर में एनर्जी जाती है दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बट उसके वजह से पानी गर्म हो जाता है। मतलब यहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया, हीट एनर्जी। और यही लॉ को हम कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब क्या कह रहा है ये जूल्स लॉ, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द कंडक्टर, इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हीट एनर्जी। मतलब हीटर में जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो किसकी वजह से आ रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से। जब मैंने बोर्ड को ऑन किया तो इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर से फ्लो होगी, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया, हीट एनर्जी में। ठीक है, एंड यही लॉ को हम कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसके कुछ फॉर्मूले हैं। पहला, ये फॉर्मूला मैंने बता तो दिया है कि हीट का फॉर्मूला होगा I²R × T, V²/R × T। एक और फॉर्मूला होता है, कोई बता सकते हो, पॉज करके एक बार लिखो तीसरा फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपने VIT लिखा है तो यू आर करेक्ट, इफ नहीं लिख पा रहे हो मतलब रिवीजन किया नहीं है। ठीक है, तो पहले के जो भी पोमोडोरोज है उसको रिव्यू करा करो। एंड दिस इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, कि जो मेरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हीट एनर्जी में। ठीक है, स्टेटमेंट याद रहना जरूरी है। आगे बढ़ते, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। अब ये क्या है, तो उसके लिए एक डायग्राम पहले कंसीडर करते हैं। समझो कि ये मेरा करंट है, समझो कि ये मेरा एक कंडक्टर है एंड कंडक्टर के ऊपर के डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है करंट। ऊपर के डायरेक्शन में क्या फ्लो हो रहा है, करंट। तो जो डायरेक्शन करंट का है वो डायरेक्शन में रखो अपना थंब। तो ये मेरा थंब है, थंब को मैंने रखा करंट के डायरेक्शन में। तो सबसे पहला रूल, थंब को हर बार कौन से डायरेक्शन में रखना है, डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, मतलब जो डायरेक्शन में करंट का फ्लो हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो ये जो मेरा कर्व फिंगर है, ये जो कर्ल फिंगर्स है वो मुझे देगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फिर से, जो डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है वो डायरेक्शन में मैंने थंब रख दिया, और जो डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है वो डायरेक्शन में मैंने थंब रख दिया, एंड जो डायरेक्शन में मैंने फिंगर्स को कर्ल किया वो डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब ध्यान से देखोगे तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकला और यहां से मैग्नेटिक फील्ड अंदर गया, यहां से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकला और यहां से मैग्नेटिक फील्ड अंदर गया। तो कुछ ऐसे क्लोज लूप्स बनने चाहिए। ठीक है, तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड बाहर
और यहां से मैग्नेटिक फील्ड अंदर, यहां से बाहर, यहां से अंदर। बाहर को हम डॉट बोलते हैं और अंदर को हम क्रॉस बोलते हैं। जब मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होती है तो हम डॉट बोलते हैं, इनवर्ड होती है तो हम क्या कहते हैं, क्रॉस। तो देखो ये डायग्रामेटिकली समझो क्या हो रही है चीजें। करंट के डायरेक्शन में रखा। अब कौन सा हाथ होना चाहिए है, राइट हैंड। हर बार राइट हैंड होना जरूरी है, तो हमको रखा। एंड कर्ल फिंगर मुझे किसका डायरेक्शन देगा, मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, तो सिंपल था। आगे बढ़ते, लास्ट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। रूल कौन सा है, लेफ्ट हैंड, तो हाथ भी कौन सा यूज करेंगे, लेफ्ट वाला। अब सिंपल है, लेफ्ट हैंड में जो पहला फिंगर होगा वो हर बार मुझे किसका डायरेक्शन देगा, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, पहला फिंगर मुझे किसका डायरेक्शन देगा, मैग्नेटिक फील्ड का। सेकंड फिंगर मुझे डायरेक्शन देगा करंट का। एंड थंब हर बार मुझे डायरेक्शन देगा फोर्स का। फिर से अगर मैं ये बना रहा हूं फ्रॉम माई लेफ्ट हैंड, तो थंब मुझे फोर्स का डायरेक्शन देगा, पहला फिंगर मैग्नेटिक फील्ड एंड दूसरा फिंगर करंट का। अब इसका याद करने का एक तरीका है, FBI, अमेरिका की पुलिस होती है FBI नाम से, ठीक है। तो याद करने का तरीका है FBI, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, ठीक है। तो ये रूल हम यूज क्यों करते हैं, सबसे पहले तो फाइंड मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर एक कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है तो उसके वजह से वो कंडक्टर के ऊपर कितना फोर्स लग रहा होगा, उसके बारे में मुझे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बताएगा, ठीक है। तो सिंपल है, FBI। आगे रीडल, एक क्वेश्चन है, ट्राई करना। सो द आंसर इज स्नेल्स लॉ, ठीक है। अगर किसी ने यह आंसर गेस किया है तो दे आर करेक्ट, जो नहीं कर पा रहे इट्स ओके, बट आंसर देना जरूरी है। जब तुम लोग सोचोगे तभी ही कुछ आगे बढ़ने की इच्छा होगी, ठीक है। तो सोचना बहुत जरूरी है। अभी क्लिप है वो देख लो।